नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली रात को 9 बजे आपके लिए एसएससी प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ लाई जाती है। आज हम इसका दूसरा सेट डिस्कस करने वाले हैं और ये जो सेट्स हैं ये सभी प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर के द्वारा बनाए गए हैं। तो चलिए बढ़ेंगे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे जुड़ी हुई है? आज का पहला क्वेश्चन, गोल्डन हैंडशेक स्कीम जो है यह किससे जुड़ी हुई है? विदेशी कंपनियों के निवेश से, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से, संयुक्त एंटरप्राइज की स्थापना से या सरकारी कंपनियों में निजी निवेश से? तो गोल्डन हैंडशेक स्कीम जो है सरकार के द्वारा कर्मचारियों की संख्या को कम करने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, उनकी मर्जी से सेवानिवृत्ति का तरीका है। कंपनियां कर्मचारियों की छंटनी के लिए यह तरीका अपनाती हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। भारत सरकार का सबसे बड़ा सिविल अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का सबसे बड़ा सिविल अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल, गृह सचिव, मंत्री मंडल सचिव या एडवोकेट जनरल? तो देखिए, यहाँ सिविल अधिकारी पूछा गया है। यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के बाद में आप सिविल ऑफिसर बनते हैं और भारत सरकार का सबसे बड़ा सिविल ऑफिसर पूछा गया है यहाँ पे। तो ये जो होता है यह होता है गृह सचिव। गृह सचिव बनने के लिए या फिर आप देखेंगे कि जो व्यक्ति आईएएस पे नियुक्त होते हैं वो अपने कैरियर के अंतिम दिनों में, अंतिम 4, 5 या 10 वर्षों में क्या होते हैं, गृह सचिव की पोस्ट तक पहुंच पाते हैं। तो पहले आईएएस पे सिलेक्ट होना होता है और उसके बाद में 50 साल 55 साल की एज हो जाती है, उसके बाद में इन्हें गृह सचिव की पोस्ट पर नियुक्त किया जाता है। तो सबसे बड़ा अधिकारी होता है गृह सचिव। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या वल्लभ भाई पटेल? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो थे 11 दिसंबर 1946 को चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। महत्वपूर्ण विधान पर जनता की राय जानने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? किसी महत्वपूर्ण विधान या नियम पर जनता की राय जानने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? पहल, वापस बुलाना या जनमत संग्रह? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जनमत संग्रह। जनमत संग्रह के अंतर्गत सभी मतदाताओं को किसी विशेष प्रस्ताव पर वोट देने के लिए कहा जाता है। जैसे आप देखेंगे, जूनागढ़ रियासत जो थी वह भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में शामिल हो, इसके लिए जनमत संग्रह कराया गया था। वहाँ का राजा जो था वो पक्षधर था कि पाकिस्तान में शामिल कर दिया जाए, लेकिन जनता ने भारत में शामिल होना स्वीकार किया। तो इस प्रकार जूनागढ़ जो है भारत में शामिल हुई। तो जूनागढ़ रियासत भारत में किस आधार पर शामिल हुई थी आज़ादी के पश्चात? जनमत संग्रह के आधार पर। संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 24वें संशोधन द्वारा, 39वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा या 44वें संशोधन द्वारा? तो 105वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा रूस के संविधान से प्रेरणा लेकर 10 मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है और वर्तमान में देखा जाए तो मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वो हो गई है 11। 10 मौलिक कर्तव्य तो सरदार शोर सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ दिए गए थे, लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य जो है यह 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया और इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिलाना माता पिता का कर्तव्य बनाया गया। हमारे संविधान की संख्या के लिए अंतिम प्राधिकारी है। संविधान की संख्या के लिए, या संख्या वर्ड गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए व्याख्या। तो संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकारी कौन है? तो हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकारी जो होता है वो होता है उच्चतम न्यायालय। यानी संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार या फिर संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो उच्चतम न्यायालय। समाज की तुलना में राज्य क्रियाशीलता की परिधि है। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, अर्थशास्त्र से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। समाज की तुलना में राज्य क्रियाशीलता की परिधि संकीर्ण है, बराबर है, दोनों के बीच कोई तुलना नहीं है, अधिक व्यापक। तो ये होती है अधिक व्यापक। समाज की तुलना में राज्य क्रियाशीलता अधिक व्यापक है। औद्योगिक एल्कोहल के निर्माण के लिए प्रयुक्त उत्पाद है
खंडसारी, सीरा, बगासी या कागज का गुद्दा। तो औद्योगिक एल्कोहल के निर्माण के लिए प्रयुक्त उत्पाद शीरा होता है। पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो पत्तों का जो हरा रंग होता है, पूछा गया है किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो हम सभी जानते हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। प्याज का खाद्य भाग होता है, प्याज का खाद्य भाग क्या होता है? 110वां क्वेश्चन, आंसर होगा डी, गूदेदार पत्ते। 111 क्वेश्चन, सर्वग्राही रुधिर किस वर्ग का होता है? तो ए बी जो होता है यह सर्वग्राही होता है, जबकि ओ होता है वो सर्वदाता होता है। ए बी सर्वग्राही, हमारा सही आंसर यही हो जाएगा। और जो ओ रक्त वर्ग है ये क्या होता है? सर्वदाता। मानव के शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? तो मानव के शरीर का जो सामान्य तापमान है 96.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 या 99.4। तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 98.4। देखिए मानव शरीर का जो तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और हम देखेंगे इसे जब सेल्सियस पैमाने पर देखा जाए तो किसके बराबर होता है? 37 डिग्री सेल्सियस के। तो यहाँ पर 6 तो दिया नहीं गया, तो इस आधार पर हम देखेंगे क्या आंसर हो जाएगा हमारा 98.4। तो मानव के शरीर का सामान्य तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट जो 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टील से बनी गोलाकार केंद्र को पारा के पात्र में डालने पर वह, स्टील से बनी गोलाकार केंद्र को पारा के पात्र में डालने पर उसके साथ क्या होगा? पारा में डूब जाएगी, ऊपर रहेगी, पारा में निमज्जित हो जाएगी या पारा में घुल जाएगी? तो 113वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अंशतः पारा में निमज्जित हो जाएगी, मतलब पारा में डूबी हुई तैरेगी। तो यह जो होती है यह क्या होती है? स्टील से बनी गोलाकार केंद्र को पारा के पात्र में डालने पर वह अंशतः पारा में निमज्जित हो जाएगी। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? तो हम जानते हैं ध्वनि को 3 भागों में बांटा जाता है, अपश्रव्य, पराश्रव्य और श्रव्य। 3 भागों में बांटा जाता है। तो 20 से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि होती है, यह श्रव्य ध्वनियों में आती है और मानव इन्हीं ध्वनियों को सुन पाता है। मानव जो है इसी आवृत्ति की ध्वनियों को सुन पाता है। ग्रहण किस प्रकाशीय परिघटना के कारण लगता है? ग्रहण जो है किस प्रकाशीय परिघटना के कारण लगता है? तो ग्रहण ऋजुरेखीय संचरण प्रकाशीय परिघटना के कारण होता है। ऋजुरेखीय एक समान रेखा में कह सकते हैं। ऋजुरेखीय संचरण और ग्रहण प्रखर किनारों वाली परछाई में ऋजुरेखीय संचरण देखा जा सकता है। प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता है। जब प्रकाश के स्रोत तथा जो सामने पदार्थ है उसके बीच कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उसकी छाया बीच में बनने लगती है जो दूसरी वस्तु को, प्रकाश के स्रोत को देखने नहीं देती। तो इस स्थिति में ग्रहण कहा जाता है। ऑक्सीकरण पर ऊर्जा का अधिकतम मात्रा निम्न में से कौन सा पैदा करता है? ऑक्सीकरण पर ऊर्जा की अधिकतम मात्रा किसके द्वारा पैदा की जाती है? तो आंसर होगा बी, वसा के द्वारा। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक है क्योंकि यह स्वल्प आयनित होता है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक है क्योंकि यह स्वल्प आयनित होता है। विद्युत के प्रवाह के लिए स्वतंत्र आयन जरूरी है। शुद्ध जल स्वल्प आयनित होता है इसलिए यह विद्युत का कुचालक हो जाता है। विद्युत लेपन के लिए सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली धातुएं हैं। तो विद्युत के लेपन के लिए सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाली जो धातु हैं ये है क्रोमियम, कॉपर और निकेल। सही आंसर हो जाएगा बी। विद्युत लेपन जो होता है जल के अपघटन के द्वारा एक धातु पर दूसरे धातु का लेप चढ़ाना, यह धातु को संक्षारण से बचाने के लिए किया जाता है। गामा किरणों की अधिकतम साम्यता किसके साथ होती है? तो गामा किरणों की अधिकतम साम्यता जो होती है एक्स किरणों के साथ होती है।
गामा किरणें तथा एक्स किरणें दोनों ही विद्युत चुंबकीय विकिरण हैं। ओजोन परत के न होने पर वायुमंडल में कौन सी किरणें प्रवेश कर जाएंगी? तो ओजोन परत के न होने पर परावैंगनी किरणें जो हैं वायुमंडल में प्रवेश कर जाएंगी और यह त्वचा कैंसर को बढ़ावा देती हैं, या इनसे त्वचा कैंसर को बढ़ावा मिलता है। ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है और यह सूर्य से आने वाली लगभग 99% तक ओजोन परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्रोग्राम और डाटा कहाँ उपलब्ध होंगे? कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डाटा कहाँ उपलब्ध होंगे? 121वां क्वेश्चन। सही आंसर हो जाएगा सी, स्टोरेज में। यह स्टोरेज में उपलब्ध होते हैं। सत्यजीत रे का संबंध निम्न में से किसके साथ है? तो सत्यजीत रे का जो संबंध था यह था फिल्म निर्देशन के साथ में। यह एक बंगाली भारतीय निर्देशक थे। इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था और मृत्यु 70 वर्ष की आयु में कलकत्ता में ही हुई थी। भारत सरकार ने इन्हें 1992 में भारत रत्न पुरस्कार दिया था। जल विद्युत शक्ति है, तो जल विद्युत शक्ति जो है नवीकरणीय प्राकृतिक साधन होता है। राष्ट्रीय आय का एक अन्य नाम क्या है? अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का एक अन्य नाम क्या होता है? तो सही आंसर होगा डी, उत्पादन कीमत पर एनएनपी। राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की प्रवाह की गणना है। भारत के राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO के द्वारा की जाती है। भारत की स्वतंत्रता किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के दौरान दी गई थी? यानी भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन में उस समय लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, जिनकी घोषणा के बाद ही भारत में कैबिनेट मिशन आया और बाद में भारत आज़ाद हुआ। राज्य अपहरण नीति किसके द्वारा लागू की गई? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है या फिर व्यपगत सिद्धांत भी कहा जाता है। यह नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाई गई। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक भारत में गवर्नर जनरल बनकर आया। लॉर्ड माउंटबेटन के बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन के बाद भारत का जो पहला यानी स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए तो सी राजगोपालाचारी। बाबर के बाद मुगल सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति, तो बाबर का पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा था। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाले चीनी यात्री का नाम क्या था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री वैनशांग था। कौन सा स्थान सिंध और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजन पर स्थित है? 130वां क्वेश्चन, तो आंसर हो जाएगा डी, अम्बाला। कौन सा स्थान है जो सिंध और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजन पर स्थित है? तो सही आंसर होगा अम्बाला। जोजिला दर्रा जोड़ता है लेह को श्रीनगर से। जोजिला दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। हिमालय के पश्चिमी भाग में यह स्थित है। शब्द जीवमंडल से क्या आशय है? जीवमंडल या जैवमंडल से क्या आशय है? तो आंसर हो जाएगा बी, पृथ्वी के इर्द गिर्द मृदा, जल और वायु का क्षेत्र जो वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत का समर्थन करने में सक्षम होता है, ये क्या कहलाता है? जैवमंडल कहलाता है। क्लासेज में आपको फिगर बना के बताया गया है ये, तो आप ध्यान दें कि जैवमंडल क्या है। पृथ्वी के आसपास भूमि, जल और वायु का जो क्षेत्र पाया जाता है और जहाँ पर वनस्पति और प्राणी दोनों अच्छे से निवास कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, उसे जैवमंडल कहा जाता है। निम्न में से कौन सी धातुएं पारिस्थितिकी में जैव आवर्त समस्या में योगदान करती हैं? कौन सी धातुएं पारिस्थितिकी में जैव आवर्त समस्या में योगदान करती हैं? 133वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, मरकरी। मरकरी धातु पारिस्थितिकी तंत्र में जैव आवर्त समस्या में योगदान करती हैं। निम्न में से किस पद को पर्यावरणीय परीक्षण में शामिल नहीं किया जाता? किस पद को पर्यावरणीय परीक्षण में शामिल नहीं किया जाता? 134वां क्वेश्चन, और सही आंसर होगा सी, सरकारी एजेंसी द्वारा समीक्षा को इसमें शामिल नहीं किया जाता। स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म
पुस्तक क्वेश्चन एंड आंसर पर आधारित है जिसके लेखक कौन थे? तो आपने एक मूवी देखी स्लमडॉग मिलियनेयर, जिसमें एक झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चे की लाखपति बनने की कहानी दिखाई गई है, उससे काफ़ी मिलियन पैसे मिलते हैं। तो यह जो फिल्म थी यह किस पुस्तक पर आधारित थी? क्वेश्चन एंड आंसर। तो यहाँ पूछा गया है कि इस पुस्तक के लेखक कौन थे। 135वां क्वेश्चन, पुस्तक के लेखक कौन थे? तो विकास स्वरूप। आंसर होगा ए, विकास स्वरूप इस पुस्तक के लेखक थे। काल कोठरी की घटना या ब्लैक होल की घटना कहाँ हुई? तो ब्लैक होल की जो घटना हुई थी, जिसके बारे में हॉलवेल के द्वारा बताया गया था, यह घटना कलकत्ता में हुई। कलकत्ता में फोर्ट विलियम में एक तहखाना था जिसमें नवाब सिराजुद्दौला के सिपाहियों ने अंग्रेज कैदियों को बंद कर दिया था। 146 कैदियों को बंद किया गया और उसमें से 123 जो थे वो दम घुटने के कारण मर जाते हैं। केवल 23 ही जिंदा निकले, जिनमें से एक हॉलवेल था और उसने ये बातें सारी बताई। लेकिन उस समय के किसी भी इतिहासकार ने इस घटना को उल्लेख नहीं किया। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह हॉलवेल के द्वारा बताई गई एक काल्पनिक कहानी थी। और यह घटना कब घटी? तो यह घटना 20 जून 1756 को घटी और इसी के कारण 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। तो कालकोठरी की घटना प्लासी के युद्ध का प्रमुख कारण थी या तात्कालिक कारण कह सकते हैं इसे। यदि कोई मलाक जल डमरू मध्य से गुजरता है तो वह निम्न में से किसको पार करेगा? 137वां क्वेश्चन, यदि कोई मलाक जल डमरू मध्य से गुजरता है, यह मलाक नहीं मलक्का होगा। मलक्का जल डमरू मध्य से गुजरता है तो किसको पार करेगा? तो मलक्का जल डमरू मध्य से गुजरने वाला व्यक्ति जो है सिंगापुर से गुजरेगा, क्योंकि यह सिंगापुर के पास स्थित है। मलक्का जल डमरू मध्य जो है यह मलय प्रायद्वीप तथा सुमात्रा जो इंडोनेशिया के बीच में स्थित है। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचे बादल कौन से हैं? कपासी, पछाप स्तरी या निम्बो स्ट्रेट्स। तो इनमें से पछाप मेघ जो होते हैं, जिन्हें सीरस क्लाउड भी कहा जाता है, सबसे ऊंचे बादल होते हैं। कौन सी नदी ज्वाद नदमुद बनाती है? तो कौन सी नदी है जो ज्वाद नद बनाती है? तो आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। ताप्ती नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है या मानसूनी नदी है? सूरत का बंदरगाह इसका नदी मुख है, तो ताप्ती नदी ही नदी मुख बनाती है। निम्न में से कौन सा मानचित्र पर समान वर्षा वाले जगहों को जोड़ता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा है जो मानचित्र पर समान वर्षा वाले जगहों को जोड़ता है? 146वां क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा डी, समवर्षा। WHO का मुख्यालय कहाँ है? 141वां क्वेश्चन, WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। RDBMS का पूरा रूप क्या है? इसकी फुल फॉर्म पूछ ली गई है RDBMS की। तो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। 143वां क्वेश्चन, भारत सरकार ने किसके स्थान पर नीति आयोग बनाया है? तो भारत सरकार के द्वारा किसके स्थान पर नीति आयोग बनाया गया? तो योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार के द्वारा नीति आयोग की स्थापना की गई, जबकि योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी और 12 योजनाएं उसके द्वारा लाई गई। तो वर्तमान में नीति आयोग बनाया गया है और योजना आयोग तथा नीति आयोग दोनों ही गैर संवैधानिक निकाय हैं और दोनों के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। H1N1 विषाणु किससे संबंधित है? तो H1N1 विषाणु जो है यह स्वाइन फ्लू से संबंधित है। वर्ष 2016 की ओलंपिक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह मेजबानी ब्राज़ील को दी गई थी। टोडा प्रजाति कहाँ पाई जाती है? यह 146 क्वेश्चन, टोडा प्रजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। यह एक घुमंतू जनजाति है जो नीलगिरी पठार के अलग अलग क्षेत्रों में रहती है। निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में राष्ट्रीय आरोग्य निधि की शुरुआत की है? किस राज्य के द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय आरोग्य निधि की
शुरुआत की गई। 147 क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा ए आंध्र प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस 100वां अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण 9 सितंबर 2012 को किया गया? तो 148 क्वेश्चन, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 148 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, PSLV C20। ये उस समय के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, तो अभी इतने ज़्यादा प्रभावी नहीं है। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? विजय हजारे ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। और स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ पुस्तक के लेखक कौन है? स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ पुस्तक के लेखक जो है यह कौन है? तो चेरी ब्लेयर इसके लेखक थे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। सभी लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें जिससे अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ पाएँ। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।